Hello everyone, I am Dr. Chetna Srivastav, retired professor of botany from Bhopal. Today I am going to present here pollination in flowering plants. जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के द्वारा वो सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सीड बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, इससे रिलेटेड है पॉलिनेशन की फिनोमिना, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ। ये पॉलिनेशन पर मेरा प्रेजेंटेशन 3 पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मैं सेल्फ पॉलिनेशन बताऊंगी, सेकंड पार्ट में मैं क्रॉस पॉलिनेशन बताऊंगी और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ एबायोटिक फैक्टर्स मीन्स वाटर एयर के द्वारा किस तरह से पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन की फिनोमिना को पढ़ने के लिए आपको पहले एक सिनॉप्सिस बना लेना चाहिए। सिनॉप्सिस बनाने से फायदा ये होता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को, अपने टॉपिक को एक सिस्टमैटिक वे में आप डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप एक सिनॉप्सिस बनाइए जिसमें आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं introduction, definition, types, causes of pollination, agencies for pollination and their significance, and last में references देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आपने जो भी पॉइंट्स लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, आपका जो ओपिनियन है वो आप कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, इस बात को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने नोट्स में रेफरेंसेस जरूर दें। नाउ अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में हम जान लें कि पॉलिनेशन की शुरुआत, इस फिनोमिना की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो पॉलिनेशन पहले भी जो जिम्नोस्पर्म ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म का मतलब आप समझते होंगे कि ऐसे पौधे जिनमें की सीड्स नेकेड होते हैं, बाहर होते हैं, खुले हुए होते हैं, उनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल आपने पहले कभी पढ़े होंगे, जैसे कि साइका, स्पाइनस, इफिड्रा, नीटम, गिंगो। ये सारे प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं, जिनके ओव्यूल या सीड्स जो है वो बाहर कोन में लगे हुए रहते हैं, दिखाई देते हैं। उनके चारों ओर कोई भी फ्रूट बॉल नहीं होती, इसलिए उनको नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो जब सीड फॉर्मेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई पौधों में, तो सीड फॉर्मेशन की प्रक्रिया के साथ ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई। तो पॉलिनेशन से जैसा कि आप समझते हैं कि पॉलन का माइक्रोस्पोरेंजिया से मेगास्पोरेंजिया में ट्रांसफर होना। तो इनिशियली जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे, जो टेरिडोस्पर्मल्स कहा जाता है कि जो टेरिडोस्पर्मल्स ग्रुप है, फर्न का वह ग्रुप जहां पर सीड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखा गया था, वहां से पॉलन ट्रांसफर की फिनोमिना शुरू हो गई थी। फिर आगे चलकर जिम्नोस्पर्म में यह फिनोमिना बहुत ही क्लियर थी। इसमें देखा गया है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन है, यानी मेल कोन है, उसकी माइक्रोस्पोरोफिल में मौजूद माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाती है, माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का डाइसेंस होता है और माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन विंड करंट के माध्यम से, हवा के माध्यम से उड़ती हुई जाकर फीमेल कोन के ऊपर गिरती हैं और फीमेल कोन में मैगास्पोरेंजिया लगा होता है। मैगास्पोरेंजिया में एक ओपनिंग पॉइंट होता है माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के अंदर की ओर एक पॉलन चैम्बर होता है। तो ये परागकण हवा में उड़ते हुए जाते हैं और मैगास्पोरेंजिया के ऊपर गिरते हैं, और गिरने के बाद ये माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन चैम्बर में सक कर लिए जाते हैं, और पॉलन चैम्बर के अंदर सक होने के बाद इसका जो ओव्यूल का माउथ है या माइक्रोपाइल है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, उसके ऊपर एक शुगरी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है और ये पॉलन अपने पॉलन चैम्बर में गिर जाते हैं। तो इन माइक्रोस्पोर्स का माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलकर हवा के माध्यम से उड़ करके मेगास्पोरेंजिएट कोन के ओव्यूल में पहुंचना और पॉलन चैम्बर पर पहुंच जाना, इस फिनोमिना को कहते हैं पॉलिनेशन।
तो जैसा कि मैंने बताया कि जो नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म थे, उनमें भी पॉलिनेशन की फिनोमिना शुरू हो गई थी, और वहां पर पॉलिनेशन की फिनोमिना को कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल होती थी एयर, यानी विंड पॉलिनेशन होता था। हवा के माध्यम से पॉलन ग्रेन्स जो है उड़कर माइक्रोस्पोरेंजिया से मेगास्पोरेंजिया में पहुंचते थे। तो इस फिनोमिना को ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टू मेगास्पोरेंजिया इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो आप समझ गए होंगे कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन एक्चुअली परागकण या माइक्रोस्पोर, जो कि मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, उनका मेगास्पोरेंजिया में, जहां पर कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट बेयर करता है, उसके पॉलन चैम्बर में पहुंच जाने की इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। जब जिम्नोस्पर्म में धीरे धीरे बेनिटाइटल्स ग्रुप आया, तो ऐसा कहा जाता है कि बेनिटाइटल्स के जो कोन थे वो बायसेक्सुअल होते थे। तो मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग होता था जिन स्पीशीज में। वहां पर पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर की फिनोमिना के लिए कई बार ये देखा पाया गया, या पुराने लिटरेचर में ऐसा मिलता है कि बेनिटाइटेलियन ग्रुप जब जिम्नोस्पर्म का था, तब वहां इंसेक्ट पॉलिनेशन की फिनोमिना की शुरुआत हो गई थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि पॉलन ग्रेन या तो हवा के माध्यम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, मेगास्पोरेंजिया पर पहुंच जाते हैं, या किसी बायोटिक एजेंसी के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, मंकीज के द्वारा, अदर बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू भी वो अपने डेस्टिनेशन पर, डेस्टिनेशन मीन्स कि मेगास्पोरेंजिया के पास, जहां पर कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, जहां पर फीमेल गैमेटोफाइट मौजूद होगा, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। तो रीचिंग ऑफ पॉलन within the pollen chamber of ovule is essential to complete the sexual reproduction. मीन्स पॉलिनेशन की फिनोमिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक है, यानी एसेंशियल फिनोमिना है। अगर पॉलिनेशन नहीं होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट की स्पीशीज आगे नहीं बढ़ेगी। यानी स्पीशीज को, प्लांट स्पीशीज को आगे सरवाइव करते रहने के लिए पॉलिनेशन एक एसेंशियल फिनोमिना है। अब पॉलिनेशन जो है ये दूसरों पर डिपेंडेंट होती है, या तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर, जैसे कि पानी, जैसे कि हवा, और या फिर एनिमल्स पर, बायोटिक फैक्टर्स पर, जैसे कि इंसेक्ट्स, जैसे बर्ड्स, जैसे मंकीज, और रेप्टाइल्स, मॉलस्कास एंड ह्यूमन बीइंग। ये सभी जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी ना किसी तरह से उनके पॉलन ग्रेन को फ्लावर के एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार ये पॉलिनेशन की फिनोमिना होती है। तो दिस phenomena is continued in present day flowering plants and angiosperms for the production of seeds. Pollination is the first step to start sexual reproduction in higher plants. आप समझ गए होंगे कि हायर प्लांट्स में, यानी सीड प्लांट्स में, जहां पर सीड का फॉर्मेशन होता है, वहां पर पॉलिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना है। उसके होने के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। करीब 80% एंजियोस्पर्म्स जो है वो, उनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, रेप्टाइल्स के द्वारा, मैमल्स के द्वारा, मोलस्कास के द्वारा, रोडेंट्स के द्वारा और मनुष्य के द्वारा भी होता है। 20% फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जो कि एबायोटिक फैक्टर्स जैसे एयर, वाटर, रेनफॉल के द्वारा भी अपनी पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा कर पाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डेफिनेशन, कैसे आप परिभाषित करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, रीचिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की परिभाषा क्या है
कि पॉलन ग्रेन या परागकणों का एंथर से निकलकर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना या अपने ही सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना या सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचने के इस फिनोमेना को कहते हैं पॉलिनेशन। Now we are coming on types of pollination। तो हमने जैसा कि पॉलिनेशन को समझा तो देखा कि यहाँ पर पॉलिनेशन दो प्रकार से होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि कोई फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल है, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो वो अपने ही मेल पार्ट के पॉलन ग्रेन को अपने ही फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर ले लेता है और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना को पूरा करता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब कोई फ्लावर अपने ही परागकणों से परागित हो जाता है तो उस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को आप दो तरह से देखते हैं, दो स्टेजेस में देखते हैं कि कभी कभी एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर के ही पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो इस फिनोमिना को कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी यानी स्वयं परागण। और इसी तरह से सेम प्लांट का एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन जब किसी अपने ही प्लांट बॉडी के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो इस फिनोमिना को कहते हैं जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी। एंड दूसरा टाइप है जो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि एक प्लांट के पॉलन ग्रेन अब दूसरे प्लांट, सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और वहां पर पॉलिनेशन की फिनोमिना करते हैं। तो यह पॉलिनेशन की फिनोमिना सेम स्पीशीज के दो डिफरेंट प्लांट के बीच हो सकती है और कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे भी समर्थ होते हैं कि अपने ही जीनस की अदर स्पीशीज के साथ भी पॉलिनेशन कर पाते हैं, जिसके कारण उनके हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर to stigma of the flower of another plant of same species or another species। तो इस फिनोमिना को एलोगैमी या जीनोगैमी कहते हैं। इसको हिंदी में पर परागण भी कहते हैं। ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन पार्ट 1। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन बताई कि जब कोई भी फ्लावर अपने ही मेल ऑर्गन स्टेमन के एंथर से अपने ही उस सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर उसके पॉलन ग्रेन पहुंचकर उसको पॉलिनेट करते हैं, तो इस फिनोमिना को ऑटोगैमी कहते हैं। जब सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर इस तरह की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है और पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करता है, तो इस फिनोमिना को जिटोनोगैमी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक डायग्राम दिख रहा है जो कि हमने गूगल सर्च के थ्रू लिया है। इसमें आप देख रहे हैं इस स्टिग्मा पर इस फ्लावर के स्टेमन के डेhiscence के बाद पॉलन ग्रेन आकर अपने ही स्टिग्मा पर गिर रहे हैं और आकर यहाँ पर जर्मिनेशन करते हैं और आगे चल करके ये फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना में भी भाग लेते हैं। तो इस फिनोमिना को ऑटोगैमी कहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। इस डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये नेक्स्ट स्लाइड भी ये आपको सेल्फ पॉलिनेशन की फिनोमिना को शो कर रही है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एंथर के पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और वहां पर पॉलिनेशन की फिनोमिना करते हैं। इस प्लांट में भी आप देख रहे हैं कि एक तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसका एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर अपने स्टिग्मा पर गिर रहा है, इसको ऑटोगैमी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम प्लांट है और इसके फ्लावर के पॉलन ग्रेन नीचे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं
और या तो वो गिर जाते हैं, खुद झड़ जाते हैं, या किसी इंसेक्ट के माध्यम से वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पॉलिनेशन करने में सक्षम होते हैं, यानी आगे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिनोमिना में पार्टिसिपेट करने में कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार की फिनोमिना को कहते हैं जिटोनोगैमी। तो ये दोनों स्टेजेस हमें सेल्फ पॉलिनेशन में देखने को मिलती हैं। नाउ कॉज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होने का कारण क्या है, क्यों सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, स्टेमेंस एंड कार्पल्स मैच्योर एट द सेम टाइम which is known as homogamy. Flowers, unattractive flowers, small flowers without fragrance, and clistogamous flowers, bisexual flowers but never open. तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया है कि सेल्फ पॉलिनेशन के क्या कारण हो सकते हैं। तो अब इनको समझिए कि सेल्फ पॉलिनेशन तभी होता है प्लांट्स के फ्लावर्स में जब उनमें दूसरों को आप अट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं होती। अगर कोई फ्लावर साइज में बहुत छोटा है, वो दूर से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो मजबूर है सेल्फ पॉलिनेशन अपने ही परागकणों से परागित होने के लिए। अगर किसी फ्लावर में सेम टाइम में उसका कार्पल और एंथर दोनों सेम टाइम में मैच्योर होते हैं, तो मैच्योरिटी टाइम सेम होने के कारण उसका एंथर अपने स्टिग्मा पर गिर जाता है, जिसके कारण वो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं और उसमें अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। यानी वो उसका नेचर होता है कि वो अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करके पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के फिनोमिना कर सके। तो ऐसी कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इस फिनोमिना को कहते हैं होमोगैमी। कई बार ये फ्लावर कलरलेस होते हैं, अनअट्रैक्टिव होते हैं। जब फ्लावर में किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है इंसेक्ट्स के लिए, यानी ना तो नेक्टर है, ना फ्रेग्रेंस है, ना साइज बड़ा है, ना पॉलन ग्रेन की नंबर्स अधिक है, ना ही पॉलन ग्रेन का साइज बड़ा है, तो ऐसी फ्लावर ना तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाते हैं, ना ही बर्ड्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं। इस स्थिति में उनको अपनी ऑफस्प्रिंग, अपनी न्यू जनरेशन बर्ड डेवलप करने के लिए, सीड प्रोड्यूस करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन ही करना पड़ता है। तो और कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्लिस्टोगैमस होती हैं। क्लिस्टोगैमस का मतलब है कि फ्लावर में मैच्योर तो होता है, फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होते हैं, लेकिन वो खिलते नहीं हैं। तो ऐसे ना खिल सकने वाले फ्लावर्स को क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। तो हमने देखा कि कोमेलाइना है ये, जिसको हिंदी में लोकल इंडिया में लोकल लोग इसको कनकौआ भी कहते हैं, बरसात के दिनों में वीड्स के रूप में ग्रो करता है। तो इसमें कुछ बाहर दिखाई देने वाले फ्लावर्स होते हैं जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, और कुछ नीचे के वाले पार्ट में राइजोम के पास ग्रो होते हैं जो कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, खिलते नहीं है। तो वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, उनके एंथर अपने स्टिग्मा पर गिर करके फर्टिलाइजेशन करके सीड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लिस्टोगैमी भी एक बहुत विशेष कारण है जिसके कारण इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। आप मूंगफली में आर्चेज हाइपोजिया, जिसका बोटेनिकल नेम है, जो लोग मूंगफली की खेती करते हैं उन्हें मालूम होगा कि किस तरह से मूंगफली में सेल्फ पॉलिनेशन की फिनोमिना होती है। तो आर्चिस हाइपोजिया, जिसको कि ग्राउंडनट भी कहते हैं, ये अपने फ्लावर्स लोअर साइड में स्टेम के नीचे की तरफ ग्रो करता है और इसके फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन की फिनोमिना करते हैं, और जैसे ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है ये सॉइल सरफेस पर लटक जाते हैं। इसके बाद इनमें फ्रूट का फॉर्मेशन होने लगता है और फ्रूट का फॉर्मेशन इनका सॉइल के नजदीक होता है, सॉइल के अंदर ये मिट्टी में धसे हुए ग्रो करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मिट्टी, जब आपको मूंगफली निकाली जाती है, तोड़ी जाती है, तो काफी मिट्टी में लिपटी हुई होती है। तो उसका कारण ये है कि इसमें क्लिस्टोगैमी होती है, इसके फ्लावर खिलते नहीं, अपने अंदर ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद सॉइल सरफेस पर मिट्टी में लटक जाते हैं, दब जाते हैं और फिर वहां पर उनकी ग्रोथ होती है। इस स्लाइड में कोमेलाइना का एग्जाम्पल दिखाया गया है। ये कोमेलाइना का प्लांट है जिसमें दो तरह के फ्लावर डेवलप होते हैं। बाहर एरियल स्टेम में आप देख रहे हैं फ्लावर्स, नॉर्मल फ्लावर्स
प्रोड्यूस हुए हैं, जिनको कैस्मोगैमस कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। ये नॉर्मल पॉलिनेशन शो करते हैं। और लोअर ब्रांचेस में जो सॉइल सरफेस के नज़दीक है, इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी कभी ना खिलने वाले फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन करके फर्टिलाइजेशन करते हैं और फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं और सीड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोमेलाइना के क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो कि सॉइल सरफेस के नीचे पड़े रहते हैं, सॉइल सरफेस में ग्रो करते हैं, वह ऊपर निकलते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फिर सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं। तो ये क्लिस्टोगैमी का अच्छा उदाहरण है पोमेलाइना। ये आप देख रहे हैं ग्राउंड नट का प्लांट, और ये आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ ये ग्राउंड नट का फॉर्मेशन हुआ है। ये ग्राउंड नट के फ्लावर्स यहाँ लोअर साइड पर, ब्रांचेस के लोअर एंड पर नीचे की ओर ग्रो होते हैं, जो कि क्लिस्टोगैमस होते हैं। ये होमोगैमस फ्लावर है, एस्टेरेसी फैमिली का फ्लावर है, जिसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन की फिनोमेना देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कि एस्टेरेसी फैमिली में कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जाने, ये गूगल सर्च से लिया गया है ये फोटोग्राफ, जिसका ये दिया हुआ है आपको, इसका किनका द्वारा ये प्रेजेंट किया गया है, फोटो बाय मोंटे रेजिना निकोले। तो इस फ्लावर में दिखाया गया है, जैसे जनरली आप देखते हैं कि एस्टेरेसी फैमिली में कौन कौन से फ्लावर होते हैं। सनफ्लावर होता है, डेजी के फ्लावर्स होते हैं, आपका टगेट्स होता है, और सनफ्लावर के अलावा आप शेवंती का भी आपने देखा होगा फ्लावर। तो एस्टेरेसी फैमिली में बहुत सारे फ्लावर्स आप देखते हैं, जो कि आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी पाए जाते हैं। तो इन फ्लावर एस्टर फ्लावर्स होते हैं। तो इन फ्लावर्स की विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्टेमन्स है, ये स्टेमन्स वाला पार्ट है, जो सब सारे एंथर इनके आपस में चिपके हुए हैं, सिंजिनेशियस कंडीशन है। और इनका जो कार्पल है उसका स्टाइल लंबा हो, जब ये मैच्योर होता है तो कार्पल का स्टाइल लंबा हो जाता है, और स्टिग्मा इसका डिवाइडेड होता है, बाइफर्केटेड होता है। तो जब ये मैच्योरेशन वाली स्थिति में आते हैं, यहाँ एंथर मैच्योर होता है, और एंथर के मैच्योर होने पर इसमें डेhiscence होता है, इसके पॉलन ग्रेन बाहर खुलने लगते, दिखाई देने लगते हैं, और उसी के साथ ही इनके स्टिग्मा मैच्योर होते हैं। स्टिग्मा के मैच्योरेशन में हम ये देखते हैं कि स्टिग्मा इस तरह से कर्ल हो जाता है, एकदम इसके स्टिग्मा के टिप जो है इस तरह से कर्ल हो करके नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, और अपने एंथर लोब के नजदीक टच कर जाते हैं, या तो अपने ही एंथर लोब के नजदीक टच कर जाते हैं, या अपने पास वाले जो फ्लावर है उसके एंथर लोब पर टच कर रहे हैं। तो सेम फ्लावर में ही हम देख रहे हैं कि ये अपने अपने एंथर लोब्स को टच कर रहे हैं, जहाँ पर एंथर के डेhiscence के कारण जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं वो इसके स्टिग्मा के टिप पर चिपक जाते हैं। स्टिग्मा के टिप पर एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, जिस पर ये पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और बाद में पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। तो एस्टेरेसी फैमिली में पाया गया कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन किसी वजह से नहीं हो पाया तो ये अपने आप ही सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्पल है उसका स्टाइल लंबा हो जाता है, स्टिग्मा लंबा हो जाता है, और इतना लंबा हो जाता है कि कर्ल होकर मुड़ जाता है, नीचे की तरफ मुड़ जाता है, और अपने एंथर के पास पहुंच जाता है, और खुद ही पॉलन ले लेता है अपने एंथर से, और सेल्फ पॉलिनेशन की फिनोमिना से अपनी प्रोसेस को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, सीड फॉर्मेशन करता है, और अपने ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये ऑर्किड का फ्लावर है। ऑर्किड के फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडॉप्टेशन ही मौजूद है। ये इसमें हुड का फॉर्मेशन है। ये देख रहे हैं कि एंथर है, और ये अपने स्टिग्मा के ऊपर फट रहा है, वहां पर इसके पॉलन गिरेंगे अपने स्टिग्मा पर, और वहां पर पॉलिनेशन की फिनोमिना करेंगे। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन करने वाला फ्लावर यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें इंसेक्ट भी विजिट करते हैं। तो जब इंसेक्ट विजिट करता है तो उस समय भी इसके जो पॉलन ग्रेन है कई बार अपने ही स्टेमन के एंथर से फटकर इसके स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन की फिनोमिना पूरा करते हैं। ये सारे जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ये गूगल सर्च के माध्यम से ही लिए गए हैं, और इसके लिए मैं गूगल सर्च
की गूगल सर्च इंजन की बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हमें इस तरह से यूजफुल फोटोग्राफ्स उसके माध्यम से हमें मिल पाते हैं और हम आपको आपके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह इतना क्लियर ऑर्किड का फ्लावर का इन जनरल प्लेसेस में मिल पाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है फोटोग्राफी के माध्यम से लेना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का फायदा क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन से फायदे ये हैं कि आसानी से हो सकता है अगर कोई प्लांट की स्पीशीज अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इनमें सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें की सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी पाई जाती है, यानी अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने को वो तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अगर यहाँ जिन प्लांट स्पीशीज में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, उनमें पॉलिनेशन की फिनोमेना आसानी से परफॉर्म हो जाती है, उनको किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहना होता, ना तो एयर पर, ना वाटर पर, ना बर्ड्स पर, ना अदर एनिमल्स पर। फिर इस फिनोमेना में जब वो अपने ही पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज हो सकता है तो बहुत कम पॉलन ग्रेन्स की आवश्यकता होती है, यानी पॉलन ग्रेन प्रोडक्शन में प्लांट की एनर्जी खर्च नहीं होती है और यहाँ पे एनर्जी सेव होती है, जिसके कारण पौधा जो है आसानी से अपने कम पॉलन ग्रेन में ही फर्टिलाइजेशन करके सीड फॉर्मेशन कर सकने में सक्षम होता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको कोई प्योर ब्रीड प्राप्त करनी है, किसी कोई प्लांट स्पीशीज जो आपके लिए बहुत ही एडवांटेजियस है, जिसमें सभी गुण जो है, सभी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं यूजफुल हैं सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल बीइंग के लिए, तो ऐसी प्लांट स्पीशीज अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करती है तो आपको उसकी प्योर ब्रीड मिल सकती है। उसमें किसी भी प्रकार की अदर प्लांट स्पीशीज या अदर प्लांट्स के इन्फेक्शन या नए कैरेक्टर्स के इंजेक्ट होने की संभावना नहीं होती है। तो इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा हम प्योर ब्रीड को प्राप्त कर सकते हैं, प्योर सेम ऑफ स्प्रिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंस है इसका कि इसमें एक्सेस, जैसे कि किसी भी प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अपने में बहुत सारे एडवांटेजेस डेवलप करने पड़ते हैं। जैसे कि आप किसी एक्टिविटी को करने के लिए अगर आप सोचते हैं कि आपको पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, तो आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, आपको प्रॉपरली तैयार होना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, अच्छी ड्रेसेस पहननी पड़ती है, वो सब में आपको काफ़ी अपना 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 एनर्जी भी खर्च करनी होती है और अपना आर्थिक व्यय भी करना पड़ता है। तो उसी तरह से प्लांट्स में दूसरे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, एयर के थ्रू अपना पॉलिनेशन करना है, तो उनको अधिक पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो उनको अपनी बॉडी में कलर भी प्रोड्यूस करना होगा, उनको फ्रेग्रेंस भी प्रोड्यूस करनी होगी, और सबसे ज़्यादा उन्हें हनी या और नेक्टर का लालच भी देना होगा, उनको बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भी प्रोड्यूस करने होंगे। और इन सब कामों को करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, यानी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, नेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट को अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और अधिक एनर्जी के लिए उसको अधिक उसके सेल्स को फंक्शन करना पड़ता है। तो एक्सेस एनर्जी इसमें वेस्ट होती है, नया है किसके लिए, दूसरे लिविंग बॉडीज को अट्रैक्ट करने के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता। सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट निश्चिंत होता है, वो अपने ही पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन कर लेगा, उसके पॉलन वेस्ट नहीं जाएंगे और वो अपना नया सीड बना सकेगा। तो इस तरह से इसके ये एडवांटेज भी हैं। फिर सेल्फ पॉलिनेशन से प्योर जेनेटिक कैरेक्टर को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर कोई प्लांट स्पीशीज जिसमें 99% गुड कैरेक्टर्स हैं और उसको प्योर फॉर्म में आप रखना चाहते हैं, बचाकर रखना चाहते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन करवा करके या सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोगेमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन, अभी आपने पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज बहुत हैं, यानी प्लांट को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप में सक्षम होता है सीड फॉर्मेशन के लिए, अपनी क्वालिटी को, प्योरिटी को बनाए रख सकता है। ये आपने एडवांटेज पढ़ी। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, डिसएडवांटेज भी है, जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ।
तो यहाँ पर प्रोड्यूस सीड्स आर स्मॉल, लेस इन नंबर एंड लाइट वेट। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो यहाँ इनके द्वारा बनने वाले सीड्स जो हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे होते हैं, संख्या में भी कम होते हैं, लाइट वेट होते हैं। फिर अगर प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेशन से जो मिलती है उनका विगर यानी उनकी क्षमताएं, उनका स्ट्रेंथ कम होता है, क्योंकि उनके पास बाहर से न्यू कैरेक्टर नहीं आते। कई बार बाहर से दूसरे प्लांट से आने वाले हेल्दी कैरेक्टर्स भी अगर किसी प्लांट को मिलते हैं तो वो और अधिक स्ट्रांग और बेहतर विगर वाला प्लांट हो सकता है। तो उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है प्लांट में तो इसके विगर जो है वीक होने लगता है। जेनेटिकली वन टाइप प्रोजेनी विल बी प्रोड्यूस। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो नेचर में वेरिएशन नहीं आएगा, यानी नए नए प्लांट। अभी आप देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के कारण दो डिफरेंट प्लांट, अगर दो डिफरेंट प्लांट अलग अलग इकोलॉजिकल कंडीशन में है, अलग अलग न्यूट्रिशन की कंडीशन में है, अलग अलग वाटर कंडीशंस में है, तो उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी। और वो सेम स्पीशीज का होने के बावजूद भी जब आपस में पॉलिनेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो उसमें एक न्यू वैरायटी के फॉर्मेशन होगा। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्रोजेनीज जो है कैसी होती है, जेनेटिकली वन टाइप ऑफ प्रोजेनी फॉर्म होती है। तो अक्सर इसमें होता क्या है कि अगर एक ही प्रकार की प्रोजेनी फॉर्म होती जाएगी तो कुछ समय बाद वो प्रोजेनी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि जो प्लांट स्पीशीज है या कोई भी लिविंग स्पीशीज है जिस एनवायरनमेंट में रहती है वो इस एनवायरनमेंट को अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा चेंज करती है, अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, अपने जीवन चक्र के द्वारा वो उस एनवायरनमेंट में परिवर्तन प्रोड्यूस करती है। तो उस परिवर्तन को रेजिस्ट करने के लिए, उस परिवर्तन को अडॉप्ट करने के लिए एक नई स्पीशीज का आना आवश्यक होता है। उस परिवर्तन के साथ एडजस्ट करने के लिए नई स्पीशीज का आना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जो पुराने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाली स्पीशीज है वो परिवर्तित पर्यावरण के साथ अपने को एडजस्ट नहीं कर पाती है और किसी न किसी क्राइसिस के कारण, किसी न किसी स्ट्रेस के कारण धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि किसी एनवायरनमेंट में नेचर ने ही कैसे एक वेरिएशन यानी नई नई वेराइटीज, नई नई स्पीशीज को पैदा करने का एक सिस्टम डेवलप कर रखा है। तो वेरिएशन होना आवश्यक है। वेरिएशन होने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन आवश्यक है। अगर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो प्लांट स्पीशीज अपने द्वारा क्रिएट किए गए, नए चेंज किए गए एनवायरनमेंट में अपने आप को नए तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएगी और वो विलुप्त हो जाएगी। फिर जैसा कि आप अपनी ह्यूमन लाइफ साइकिल में आप देखते हैं कि ये जो पुरानी जनरेशन है उसने अपनी लाइफ स्टाइल से किस तरह से एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया नए नए डेवलपमेंट्स के द्वारा, जिसको आप सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन सिविलाइजेशन अगर कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत अच्छा है, पर एक नेचुरल इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वो बाधक होता है, उसको नेचर को नुकसान होता है। तो जो इसी तरह से प्लांट स्पीशीज भी है जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करती हैं, रहती हैं, उससे वो मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं, उससे वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को ट्रांसपायर भी करती हैं, यानी उस लैंड में पानी की कमी भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। फिर उनके जो प्लांट बॉडी के लीव्स झड़ते हैं तो उससे एक डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स का डेवलपमेंट हो सकता है, सॉयल में फॉर्मेशन हो सकता है। अब हो सकता है ऐसी स्थिति में जो सॉयल का फॉर्मेशन हुआ है वो सेम प्लांट स्पीशीज के लिए सुटेबल ना हो। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और सेम जेनेटिकली स्पीशीज पैदा होती जा रही है तो वो प्लांट स्पीशीज अब वहाँ उस लैंड पर, उस जगह पर सरवाइव करने में सक्षम नहीं होगी। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन होना, क्रॉस होने पर जो नई वैरायटी फॉर्म होती है वो नई वैरायटी एक नए एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने में अपनी फिजियोलॉजी को एडजस्ट करती है और वहां पर वो सरवाइव करती है। तो प्लांट स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज है। फिर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन इन स्पीशीज विल बी चेक्ड। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो नई वैरायटी प्रोड्यूस नहीं होंगी, नई वैरायटी प्रोड्यूस नहीं होगी, इवोल्यूशन नहीं होगा, यानी नया विकास नहीं होगा। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन इस तरह से अगर कहीं फायदेमंद है तो कहीं नुकसानदेह भी है।
तो लगातार कोई भी प्लांट अगर सेल्फ पॉलिनेशन करता जाता है तो उसका विगर वीक हो जाता है और वो धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। तो प्लांट स्पीशीज को बचाए रखने के लिए नेचर ने अपने आप ही क्रॉस पॉलिनेशन का सिस्टम, क्रॉस पॉलिनेशन की व्यवस्था कर रखी है, और जो प्लांट स्पीशीज क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर पाती हैं उनके लुप्त होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। रेफरेंसेस में आप एम्ब्रियोलॉजी बाय भुजवानी एंड भटनागर, प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय सिंह पांडे एंड जैन, एंड युगबोध प्रकाशन की बीएससी सेकेंड ईयर की बुक है बॉटनी की, उससे भी आप पॉलिनेशन के फिनोमेना को पढ़ सकते हैं। बॉटनी बाय शैलेश कुमार वर्मा एंड डॉक्टर डीके सिंह, ये भी बुक आप देख सकते हैं पॉलिनेशन पढ़ने के लिए। इसके अलावा अन्य बीएससी स्टैंडर्ड की जो भी बुक्स हैं उनमें भी आपको पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में काफ़ी कुछ मैटर मिल जाएगा। और इस प्रेजेंटेशन में जो फोटोग्राफ्स लिए गए हैं वो गूगल सर्च से लिए गए हैं, तो गूगल सर्च में जिन लोगों ने भी फोटोग्राफ्स प्रोवाइड किए हैं वो सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मैं आप सबको इस सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बेहतर तरीके से बता सकी। Thank you for watching the presentation. If you like this presentation, please like, share and subscribe, and put your comments on comment box. Your comments will be helpful for me to prepare my another presentation. Thank you so much.